कल से सद्भाव मिशन ने शिक्षा के सवाल पर एक फ्लायर कैंपेन चालू किया है। मैं जेएनयू गया था तो हमारा एक पर्चा है जिसका टाइटल है शिक्षा के 5 कठिन सवाल, 5 सीरियस कंसर्न्स ऑफ एजुकेशन। 5 मुद्दे हमने उसमें उठाए। पहला सवाल ये उठाया कि दिल्ली में 3 लाख बच्चे हर साल 12वीं पास करते हैं। बाहर से भी बच्चे यहाँ पढ़ने आना चाहते हैं और आते हैं। तो लेकिन दिल्ली में टोटल दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजों को मिला लो, IITs को मिला लो, DTU को मिला लो, जामिया को मिला लो, जेएनयू को मिला लो, सबको मिला लो तो टोटल दाखला जो मिल सकता है, इनटेक जो है वो सिर्फ 1 लाख या उससे कम, 1 लाख से भी कम है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि जो बच्चे 12वीं पास करते हैं उसमें कम से कम आधे बच्चे ज़रूर पढ़ना चाहते हैं, यानी 1.5 लाख बच्चे ज़रूर पढ़ना चाहते हैं। बाहर से भी बच्चे आते हैं तो कम से कम दिल्ली में 2 लाख का इंटेक होना चाहिए, जो आज 1 लाख से कम है। पहला मसला तो ये है, वरना इन बच्चों को या तो पढ़ाई छूट जाती है या फिर इनको फरीदाबाद, गाज़ियाबाद और दूर दराज के इलाकों में पढ़ने जाना पड़ता है, या फिर ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ो। तो BA BSc वगैरह के स्तर पर ये पढ़ाई रेगुलर कॉलेज में ही पढ़ने लायक है, अच्छे कॉलेजों में, लिहाजा इसकी इंटेक बढ़नी चाहिए। दूसरा मुद्दा हमने जो उठाया है कि दिल्ली यूनिवर्सिटी के 91 कॉलेजेस हैं, उसमें 10,000 टीचर्स हैं, उसमें आधे एडहॉक अपॉइंटमेंट्स हुए हैं। आजकल उनको रेगुलराइज कराने की बात चल रही है। बहुत सारे टीचर्स 10-10 साल, 12-12, 15-15 साल से एडहॉक पढ़ा रहे हैं। और पढ़ाने का मतलब ये होता है कि जब आप ठीक पढ़ाते हो तभी आपको कंटिन्यू किया जाता है। और दिल्ली विश्वविद्यालय देश के श्रेष्ठ विश्वविद्यालयों में शुमार होता है। इसका मतलब इन टीचर्स का कंट्रीब्यूशन गजब का है। तो आप अगर इनको 5 साल से ऊपर कंटिन्यू करा रहे हो तो फिर आपको इनको रेगुलराइज करना ही करना है। लेकिन अभी जो रेगुलराइजेशन हो रहा है उसमें आधे से ज़्यादा टीचर्स जो एडहॉक हैं वो लिए नहीं जा रहे हैं। ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। और ये दिल्ली का तो मैंने चूंकि आंकड़ा जमा किया है, लेकिन बाकी राज्यों में भी, पूरे मुल्क में ये सिचुएशन है कि प्राइमरी स्कूल से लेके हाई स्कूल तक और कॉलेज विश्वविद्यालयों में जितने भी टेम्परेरी टीचर्स, संविदा नियुक्त टीचर्स या एडहॉक टीचर्स हैं, इनको परमानेंट किया जाए। ख़ासतौर से वो लोग जिन्होंने 3 साल या 5 साल से ज़्यादा पढ़ा लिया है, उनको तो हरगिज़ ना निकाला जाए। अमेरिका वगैरह में भी असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे 5 साल का मैक्सिमम टेन्योर होता है जो स्थायी नहीं है। लेकिन 5 साल के बाद या तो उनको परमानेंट कर दिया जाता है या उनकी नौकरी ख़त्म कर दी जाती है। लेकिन जिस दिन नौकरी ख़त्म होती है उसी दिन इंडस्ट्री में वहाँ के टीचर्स को यूनिवर्सिटी की सैलरी से डबल सैलरी पर, डबल तनख्वाह पर नौकरी मिल जाती है। हमारे हिंदुस्तान में ऐसा हो नहीं सकता। लिहाजा ये ज़रूरी है सरकारें इस पर गौर करें, शिक्षण संस्थान इस पर गौर करें कि एडहॉक टीचर्स जिन्होंने 5 साल या 3 साल से ऊपर पढ़ा लिया उनको हरगिज़ ना निकाला जाए, उनको पक्का किया जाए। तीसरा मुद्दा है फ्रीडम ऑफ थिंकिंग। मैं गर्मियों में हार्वर्ड गया था, MIT गया था, तो वहाँ पे लोग बैठे थे। मैंने अपना परिचय दिया, लोगों ने कहा कि आप हमें समझाइए इसमें लिखा क्या है। उसमें हिंदुस्तानी भी लोग थे, चाइनीज़ भी थे, अमेरिकन भी थे, सब, उनको सबको दिलचस्पी होती है। ये खुलापन के गंभीर सवालों पर आप एक दूसरे से चर्चा करो, उसी के जरिए इंसान सीखता है। क्लासरूम में जितना अपन सीखते हैं, क्लासरूम के बाहर चर्चाओं के जरिए, विमर्श के जरिए अपन सीखते हैं। लेकिन आजकल हमारे हिंदुस्तान पर उस पर रोक लगी है। आपको पहले परमिशन लेनी पड़ेगी। साइंस में भी किसी टीचर का अगर आपको लेक्चर कराना है तो आप पहले परमिशन लो डायरेक्टर से या वाइस चांसलर से, तभी वो करा पाते हैं। बहुत सारे मेरे सामने खुद केसेस ऐसे आए, मैं खुद ही उनमें से, मेरे लेक्चर कई कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में होते थे, लेकिन अब वो लोग डरते हैं, साइंस में लेक्चर कराने में डरते हैं कि पता नहीं, क्योंकि इनका रवैया हिंदुस्तान की सरकार की कई नीतियों के हक में नहीं है, और जो कि नीतियाँ सचमुच सरासर गलत हैं। तो ये क्या बात हुई? एकेडमिक्स में फ्रीडम अगर नहीं होगी तो बच्चा सीख नहीं पाएगा, बस दिमाग बनेगा। चौथा मसला हमने जो उठाया है वो सवाल है कि 2 साल का लॉकडाउन का पीरियड, उसमें कुल मिला के 3 साल 2020 में और 3 महीने 2020 में और अगले साल
4 महीने, इन दोनों लॉकडाउन यानी कोरोना का बड़ा प्रकोप रहा। बाकी एक्टिविटी चालू भी हो गई, लेकिन शिक्षा संस्थानों पर लगभग 2 साल बंद रहे। ये 2 साल के जो पढ़ाई का नुकसान हुआ वो रिफ्लेक्ट हो रहा है बच्चों की परफॉर्मेंस पर, उनकी समझ पर। ये ज़िंदगी भर के लिए एक खामी रह गई। इसको पूरा करने की सरकारों की तरफ से कोई भी योजना नहीं है। इसको योजनाबद्ध तरीके से इसको ठीक किया जाए। और आखिरी सवाल है रिसर्च के ऊपर, R&D के ऊपर, कि मैं एक बार चाइना गया आज से 4-5 साल पहले। तो वहाँ का जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की इक्विवेलेंट बॉडी है, उसके वाइस चेयरमैन से मेरी बातचीत हुई। मैंने उनसे पूछा कि आपके यहाँ रिसर्च एंड डेवलपमेंट में कितना पैसा सरकार खर्च करती है। उनने कहा कि हमारे GDP का लगभग 2.5%। अमेरिका में भी मैंने लोगों से पूछा तो वहाँ भी इससे ज़्यादा ही खर्च होता है, 3% के करीब। हमारे हिंदुस्तान में सिर्फ 0.7% ऑफ GDP, और उसका भी 90% से ज़्यादा खर्चा नेशनल लैब्स जैसे BARC है या NPL है, इन बड़ी बड़ी लेबोरेटरीज में खर्च होता है। तो यूनिवर्सिटीज़ के लिए ना के बराबर बचता है। जिस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के टीचर को रिसर्च का मौका नहीं मिलेगा, उसका वहाँ की पढ़ाई का स्तर अच्छा हो नहीं सकता। पढ़ाई में प्रोजेक्ट्स की अहमियत है, रिसर्च की अहमियत है। इसको हमारी सरकार को समझने की ज़रूरत है, और लिहाजा रिसर्च का बजट 3 गुना बढ़ाने की ज़रूरत है। ये हमने 5 मुद्दे उठाए। नीयत ये है कि हम बुनियादी सवालों पर सोचना और समझना चालू करें, सरकार को आंकना चालू करें। नफरत से हम उबर जाएं। हमारे हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बीमारी है हमारे दिमाग की प्रेजुडिसेस, और प्रेजुडिसेस तब छटेंगी तभी हमें दिखना चालू होगा, और फिर हम बहक के वोट नहीं करेंगे, हम समझदारी से वोट करेंगे। हम सरकार का चरित्र बदलेंगे, उसको जनमुखी बनाएंगे जो आज कॉरपोरेट मुखी बनी हुई है। लिहाजा हमें गंभीरता से इन शिक्षा के सवालों पर गौर करना है। मैं चाहता हूं कि जो साथी जहां पे हैं, अगर आप महसूस करें तो हमारे फ्लायर को अपने लोगों में तकसीम करें, इस पर चर्चा करें। बहुत बहुत शुक्रिया।